गोजो परिवार और हेयन कुलीन घराने की संस्कृति। यह सीरीज की आधिकारिक व्याख्या नहीं है। यह गोजो की कहानी में बनने वाली छवि को जापानी संस्कृति और इतिहास के रूपों से जोड़ने वाला अनौपचारिक विश्लेषण है। गोजो सतोरु केवल इसलिए खास नहीं लगता कि वह व्यक्ति के रूप में शक्तिशाली है, वह ऐसा भी लगता है जैसे उसके पीछे एक बड़ा घराना, एक रक्तरेखा और लंबा इतिहास खड़ा हो। यह पृष्ठभूमि उसकी उपस्थिति को साधारण मानवीय पैमाने से और दूर महसूस कराती है। पहला बिंदु है कि कुलीन घराने का वातावरण असल में क्या होता है। जब हम कुलीन घराना कहते हैं तो हमें परिवार का नाम, रक्तरेखा या विरासत में मिला दर्जा याद आ सकता है। ये बातें महत्वपूर्ण हैं, लेकिन सांस्कृतिक रूप से कुलीन घराने का वातावरण केवल पदवी नहीं होता, उसमें दूरी भी शामिल होती है। उसमें ऐसे भीतरी कमरे शामिल होते हैं जहां सहजता से प्रवेश नहीं किया जा सकता। उसमें पीढ़ियों से चली आती स्मृतियां शामिल होती हैं, और उसमें यह भावना शामिल होती है कि एक व्यक्ति अपने आप से बड़ी चीज ढो रहा है। गोजो की छवि में ऐसा भार मौजूद है। वह स्वतंत्र, हल्का और कभी कभी लगभग खेलता हुआ लग सकता है, लेकिन उस हल्केपन के पीछे परिवार, भूमिका और विरासत में मिले स्थान की अनुभूति है। हल्केपन और भार का यही विरोधाभास उसकी उपस्थिति को असामान्य बनाता है। दूसरा बिंदु है भीतर रखी गई सत्ता। पुरानी जापानी दरबारी संस्कृति में ऊंचे दर्जे के लोग हमेशा सबके सामने सीधे नहीं दिखाए जाते थे। उन्हें स्क्रीन के पीछे, पर्दों के पार या गहरे निवासों के भीतर रखा जा सकता था। आप महसूस कर सकते थे कि कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति वहां है, लेकिन उसे साफ नहीं देख पाते थे। यह छिपाव कमजोरी नहीं था, यह सत्ता को और मजबूत महसूस करा सकता था। क्योंकि व्यक्ति पूरी तरह दिखाई नहीं देता था, कल्पना काम करने लगती थी। क्योंकि उस व्यक्ति तक सहजता से पहुंचा नहीं जा सकता था, उसके आसपास की जगह का मूल्य बढ़ जाता था। गोजो के कुलीन घराने वाले वातावरण में भी ऐसी ही गहराई है। वह कहानी में सीधे दिखाई देता है, लेकिन उसके पीछे कुछ अब भी छिपा हुआ महसूस होता है। घराने का इतिहास, रक्तरेखा, पुरानी भूमिका और उससे जुड़ी अपेक्षाएं उसके चरित्र के पीछे वातावरण बनकर उठती हैं। तीसरा बिंदु है वंश और व्यक्ति। कुलीन घराने की संस्कृति में कोई व्यक्ति पूरी तरह अकेला नहीं होता। उससे पहले की पीढ़ियां होती हैं और उसके बाद आने वाली पीढ़ियां भी। एक नाम समय की लंबी धारा का पात्र बन सकता है। हेयन अभिजात संसार में परिवार का नाम, रक्तरेखा, पद, विवाह संबंध और राजकीय पद किसी व्यक्ति की छवि को आकार दे सकते थे। प्रश्न केवल यह नहीं था कि व्यक्ति क्या कर सकता है, प्रश्न यह भी था कि वे व्यक्ति घरानों और इतिहासों के बड़े नेटवर्क में कहाँ खड़ा है। गोजो की शक्ति व्यक्तिगत लगती है, लेकिन वह किसी बड़ी चीज से जुड़ी हुई भी महसूस होती है। वह एक व्यक्ति है, लेकिन वे खुद घराने का प्रतीक भी लग सकता है। इससे उसकी शक्ति किसी अचानक मिले उपहार जैसी नहीं लगती, वह लंबी विरासत की दिखाई देने वाली सत्य जैसी महसूस होती है। चौथा बिंदु है हेयन दरबारी सौंदर्य से उसका मेल। हेयन संस्कृति में अप्रत्यक्ष उपस्थिति को अक्सर महत्व दिया जाता था। हर चीज को सीधे दिखाना जरूरी नहीं था। सुगंध, पत्र, आवाज, पर्दे के पार मिली झलक या स्क्रीन के पीछे किसी की उपस्थिति भी दर्जा और सौंदर्य बना सकती थी। जो दिखाई नहीं देता वह पूरी तरह खुले हुए से अधिक शक्तिशाली हो सकता था। यह बात सीजन 1 में देखे गए सभी प्रभावों से जुड़ती है। पहले एपिसोड में हमने दूरी देखी, गोजो पास लगता है लेकिन पूरी तरह पहुंच में नहीं। दूसरे एपिसोड में हमने आंखों की पत्ती और सिक्स आइज देखे, वे आंखें छिपाता है लेकिन और ज्यादा देखता हुआ लगता है। तीसरे एपिसोड में हमने लिमिटलेस और सीमाएं देखी, वे सामने हो सकता है फिर भी छूना असंभव लग सकता है। चौथा एपिसोड इन प्रभावों के पीछे का भार जोड़ता है। दूरी, छिपी हुई नजर और अदृश्य सीमाएं अकेली नहीं तैरती, उनके पीछे हम घराना, वंश और पुरानी सत्ता महसूस कर सकते हैं। इसीलिए गोजो एक साथ आधुनिक और प्राचीन महसूस हो सकता है। वह आधुनिक कहानी से जुड़ा है, लेकिन उसका वातावरण पुराने कुलीन घराने की दुनिया की गूंज रखता है। बेशक यह सीधा आधिकारिक स्पष्टीकरण नहीं है, यह उस छवि की सांस्कृतिक पढ़ाई है जो वे बनाता है। लेकिन जब हम सोचते हैं कि गोजो साधारण लोगों से इतना दूर क्यों लगता है, तो कुलीन घराने का रूपक आश्चर्यजनक रूप से फिट बैठता है। वह पास है लेकिन दूर है, वह दिखाई देता है लेकिन पूरी तरह प्रकट नहीं होता। बातचीत में उसके पास जाया जा सकता है, लेकिन उसके भीतर सचमुच प्रवेश नहीं किया जा सकता, और उसके पीछे घराना, वंश और विरासत में मिली सत्ता का भार है।
संक्षेप में, गोजो का कुलीन घराने वाला वातावरण केवल पारिवारिक दर्जे से नहीं बनता, वह छिपी हुई सत्ता से बनता है। वह ऐसी दूरी से बनता है जिसे सहजता से पार नहीं किया जा सकता। वह ऐसे वंश से बनता है जो व्यक्ति से आगे फैलता है, और वे हेयन जैसी इस भावना से बनता है कि अनदेखी उपस्थिति भी दर्जा बना सकती है। जब ये विचार एक साथ आते हैं, तो गोजो केवल एक शक्तिशाली आधुनिक पात्र नहीं रह जाता, वह वर्तमान में प्रकट हुए किसी पुराने घराने के प्रतीक जैसा महसूस होने लगता है। यही गोजो सतोरू सीजन 1 समाप्त होता है। पहला एपिसोड था, वह इंसान से अलग क्यों लगता है। दूसरा एपिसोड था, आंखों की पट्टी और शिक्षाएं। तीसरा एपिसोड था, लिमिटलेस और सीमाएं। चौथा एपिसोड था, गोजो परिवार और हेयन कुलीन घराने की संस्कृति। इन चारों एपिसोड में हमने गोजो को आधिकारिक व्याख्या की तरह नहीं, बल्कि सांस्कृतिक और ऐतिहासिक छवि की तरह पढ़ा। दूरी, छिपी हुई नजर, अदृश्य सीमाएं, विरासत में मिली सत्ता, ये चार विचार इस अनौपचारिक विश्लेषण के पहले सीजन को बनाते हैं।